नमस्कार साथियों। आज हम लोग पेपर 3 यूनिट 1 फिजिक्स का 8वीं क्लास लेके आए हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश को पढ़ेंगे। प्रकाश में बहुत सारे टॉपिक ऐसे आते हैं जो इसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ठीक है, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, विवर्तन हो गया, ध्रुवीकरण हो गया, इसके अलावा प्रकीर्णन हो गया। इसके अलावा हम वर्ण विक्षेपण भी इसमें देखेंगे। ठीक है, और अगर आगे देखें तो आगे हमें कुछ टॉपिक देखने को मिलते हैं, जैसे हम लेंस पढ़ेंगे इसमें, दर्पण पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हमें अन्य टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। तो जो आज हम टॉपिक लेके आए हैं, इसमें आपको दो टॉपिक दिख रहे होंगे। एक दिख रहा होगा प्लेन मिरर में, ये दिख रहा है, ये होता है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा दिख रहा होगा प्रकाश का अपवर्तन। दो टॉपिक आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसकी कम से कम 3 से 4 क्लासेस आएंगी जिसमें ये कंप्लीट होगा। बहुत बड़ा टॉपिक कवर करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें हमें आज सिर्फ क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, ये आपने सिलेबस में दिया कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे ये सिलेबस में देखने को मिलेगा कि परावर्तन और अपवर्तन ये दोनों अलग से दिए हुए हैं। ठीक है, इसके आगे हम इनको भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो पहली चीज़ तो आप ये देखिए कि ये डायग्राम क्या दिया हुआ है। ये डायग्राम इसमें दिया हुआ है, एक ये चित्र दिया हुआ है इसमें। तो आप इसको समझ लें तो ये प्रकाश का परावर्तन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक P दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? P दिख रहा होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R। ठीक है, और ये एक दिख रहा होगा, एक प्लेन है, एक समतल है। ठीक है, ये एक समतल है जो कि चमकदार है। क्या है? जो कि चमकदार है। अब क्या होगा कि जब कोई प्रकाश किरण मतलब लाइट रे है, जो कोई एक रे आती है, यहाँ से किरण आती है और ये इसमें आके टकराती है। क्या करती है? इसमें आके टकराती है और यह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या होती है? उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसमें देखने को मिल रहा है कि जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से आई और ये चमकदार पृष्ठ में टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, कहीं और नहीं गई, उसी माध्यम में वापस लौट गई। ठीक है, तो ये क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है। यही डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी कि आप यहाँ पे देखिए कि जब कोई प्रकाश किरण समांगी माध्यम से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसको क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, आपको देखने को मिल रहा होगा आपतित किरण, और इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही होंगी। इसके बीच में आपको ये एन दिख रहा होगा एक, इसको हम क्या बोलते हैं? जो ये एन दिख रहा है इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, इसको हम अभिलंब बोलते हैं, जो कि ये दोनों के बीच में होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको दिख रहा होगा एक आई दिख रहा होगा और एक दिख रहा होगा आर, जो कि इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो जो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण बोलेंगे, और आर को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। क्या बोल देंगे? परावर्तन कोण बोल देंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमें ये 3-4 चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन जो है, परावर्तन है, उसका नियम कौन कौन से हैं। तो आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी देखें अगर यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे 2 लॉज देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 लॉज देखने को मिलते हैं। पहला आप इसी चित्र से देखिए, इसी डायग्राम से देखिए कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये एक ही पॉइंट पर देखने को मिल रही है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर देखने को मिल रही है। इसके साथ ही नॉर्मल भी इसी पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसी पॉइंट पर देखने को मिल रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो आपतन कोण मतलब आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, आपतित किरण, परावर्तित किरण और नॉर्मल, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों चीज़ एक ही बिंदु पर होंगे, एक ही पॉइंट पर होंगे। ये पहला नियम बोलता है। दूसरा नियम ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होगा अगर परावर्तन नियमित हो रहा है। क्या हो रहा है? परावर्तन रेगुलर हो रहा है। ठीक है, तो ये 2 नियम आप देख लीजिए कि आपतन कोण जो होगा, परावर्तन कोण सदैव बराबर होंगे। साथ ही साथ आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होंगे। क्या होंगे? सभी एक ही तल में होंगे। ठीक है, इसके आगे हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक जो देखें तो परावर्तन के प्रकार देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार भी हम इसी डायग्राम में देखें अगर, तो मान लीजिए ये एक समतल है, ये एक प्लेन है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक किरण आती है और यहीं से ये दूसरे माध्यम में लौट जाती है। अगर ये किरण क्या है? अगर ये किरण एक निश्चित दिशा में जाती है, क्या है?
एक निश्चित दिशा में जाती है, भटकती नहीं है, एक निश्चित दिशा में बार बार यहीं से किरण आ रही है और बार बार एक निश्चित दिशा में जा रही है, तो ये क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा, रेगुलर परावर्तन होगा। इसी जगह पे हम कोई एक ऐसे कोई एक समतल प्लेन ले लें जो टेढ़ा मेढ़ा है या उबड़ खाबड़ है, तो इसमें जब हम कोई प्रकाश किरण भेजेंगे तो बार बार ये कहीं ऐसे जाएगी। अब एक देखिए यहाँ से आई और यहाँ टकराई तो ये ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा कि निश्चित दिशा नहीं होगी, परावर्तन की दिशा निश्चित नहीं होगी, तो ये क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन भी बोलते हैं। आपको यहाँ डेफिनेशन देखने को मिल रही होगी। नियमित परावर्तन जो है इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। जब प्रकाश किरण किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होकर निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है उसे हम बोलते हैं, परावर्तन को नियमित परावर्तन बोलते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जो देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए, ये आपको चित्र भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना चेहरा देख सकते हैं। क्या करते हैं, जैसे हम कांच के सामने देखते हैं तो हमारी जो प्रकाश जाता है आँखों से, वो टकराकर हमारी आंखों में एक निश्चित दिशा में वापस आता है, जिसके कारण हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अनियमित या विसरित परावर्तन में देखें तो जब प्रकाश की किरण किसी खुरदुरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये किरण परावर्तित होकर विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती हैं। ये आपको यहाँ पर डायग्राम इसका देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया, इसके प्रकार भी पढ़ लिए। इसके अगर अंतर पूछ ले तो अंतर भी आप लिख सकते हैं कि पहली चीज़ तो खुरदुरे पृष्ठ का उपयोग होता है, इसमें समतल पृष्ठ का मतलब पॉलिश युक्त परावर्ती पृष्ठ होता है। इसके अलावा आपतित किरण जो होती हैं वो समानांतर हैं, आपको यहाँ देखने को मिल रही होंगी कि सभी एक दूसरे के समानांतर हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, इसमें परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती, कोई किसी दिशा में जा रही है, कोई किसी दूसरी दिशा में जा रही है, ठीक है। इसके अन्य टॉपिक में अगर हम देखें, आगे बढ़ें तो आगे दिया हुआ है प्रकाश का अपवर्तन, जो कि आज का हमारा दूसरा टॉपिक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहली चीज़ इसमें हम देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये डायग्राम इसमें देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, यहाँ भी एक पॉइंट P देखने को मिल रहा होगा, यहाँ एक S देखने को मिल रहा होगा और एक PQRS देखने को मिल रहे होंगे। ये 4 पॉइंट आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए आपकी ये मान लीजिए ये वायु है, ये एक एयर वाला एरिया है, क्या है, एयर वाला एरिया है, और ये क्या है, एक कांच है, एक ग्लास रखा हुआ है। अब हमने क्या किया कि यहाँ से कोई वायु से, एक बाहर से निर्वात से एक खुले हुए से एक किरण गई जो कि अंदर कांच के अंदर प्रवेश की, तो वो अपने आप देख रहे होंगे कि इसके मार्ग में इसके रास्ते का विचलन हो गया, मतलब रास्ता इसने अपना बदल दिया, मार्ग अपना बदल दिया। फिर इसके बाद ये जैसे ही कांच से बाहर आई फिर से इसने अपना मार्ग बदल दिया, ठीक है, क्या कर दिया, मार्ग बदल दिया। तो प्रकाश का अपवर्तन यही बोलता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से, एक समांगी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपना मार्ग विचलित कर देती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने मार्ग को बदल देती है। यही बोलता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये कहीं पे पास आ रही है और कहीं पे दूर जा रही है, ये 2 चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिल रही होंगी, ठीक है। तो ये पास कैसे जाती है और दूर कैसे जाती है ये भी हम समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, जो वायु होता है ये विरल माध्यम होता है, क्या होता है, विरल माध्यम होता है, जिसको हम बोलते हैं रेयरर मीडियम। ये जो कांच है आपको दिख रहा होगा, ये सघन माध्यम है, जो कि इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। जो विरल मीडियम होता है, जो रेयरर मीडियम होता है, विरल माध्यम होता है, उसमें क्या होता है कि जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, प्रकाशीय घनत्व जो होता है, लाइट का घनत्व होता है वो बहुत कम होता है। इसके अलावा जो कांच होता है इसमें डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इसके अपेक्षा तो इसमें ज़्यादा ही होती है। तो आप यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई लाइट रे यहाँ से विरल माध्यम से, कहाँ से, रेयरर मीडियम से सघन मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम में प्रवेश करेगी, तो वो जो नॉर्मल दिख रहा है ना आपको, ये नॉर्मल के पास में आएगी, समझ रहे हैं, नॉर्मल के पास आएगी। लेकिन जैसे ही ये डेंसर से, सघन से विरल में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये अपने आगे भी काम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, जिस प्रकाशी घनत्व अधिक होता है और सघन माध्यम से, और जिस माध्यम प्रकाशी घनत्व कम होता है, विरल माध्यम में सघन प्रकाशी घनत्व कम होता है। इसके अलावा हम देखें अगर यहाँ पे, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, मतलब पास में चली जाती है। लेकिन इसी जगह पे सघन से विरल में जाती है तो वो दूर हट जाती है। ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसमें भी आपको एंगल देखने को मिलेंगे, ये I दिख रहा होगा जिसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपको दिख रहा होगा R एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा I डैश दिख रहा होगा, इसको निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत मतलब इमरजेंट रे, जो ये बाहर जा रही है इसको इमरजेंट रे बोलते हैं, निर्गत रे बोलते हैं, निर्गत किरण बोलते हैं। इसमें आपको एंगल मिलेगा निर्गत कोण, ठीक है। इतने हमने चीज़ें इसमें देख ली। अब बढ़ते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है, आगे हमें देखने को मिलेगा अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम भी अगर हम उस चित्र में देखें, उस डायग्राम में देखें, तो आपको दिख रहा है, आपको ये 3 पॉइंट एक ही पॉइंट पर दिख रहे होंगे, एक परावर्तित किरण, एक अपवर्तित किरण, एक आपको दिख रही होगी आपतित किरण और एक अभिलंब। ये तीनों एक पॉइंट पर होंगे। ये पहला नियम बोलता है, क्या बोलता है, ये तीनों
एक ही पॉइंट पर होंगे। इसका भी पहला नियम सेम टू सेम उसके जैसे ही बोलता है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा इसका लॉ क्या बोलता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ये याद रखना है, साइन आई अपॉन साइन आर इसका दूसरा नियम बोलता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है 3 नंबर के लिए, स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। ये आपको 3 नंबर के लिए तैयार रखना है कि स्नेल का नियम होता क्या है और स्नेल लॉ को 3 नंबर में आप लिखेंगे कैसे। तो यही होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम बोलते हैं। जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या होता है कि साइन आई अपॉन आर, मतलब जब कोई किरण है, जब कोई प्रकाश किरण है तो आप 2 माध्यमों में देखते हैं, एक सघन माध्यम देखते हैं और एक विरल माध्यम देखते हैं। तो एक आपतन कोण होता है, मतलब आपतन कोण की ज्या मतलब आई, और अपवर्तन कोण मतलब अपवर्तन की कोण की ज्या मतलब आर। मतलब आई और आर का जो अनुपात होगा साइन में, आई और आर का अनुपात जो होगा साइन में, वो होगा स्नेल्स का नियम। क्या होगा, स्नेल का नियम। आई और आर का अनुपात, रेशियो, वो भी साइन में, वो क्या होगा, स्नेल का नियम। ठीक है, मतलब इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा एक निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। क्या होगा, एक निश्चित अनुपात को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके आगे हम इसका अध्ययन थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है अपवर्तनांक, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पढ़ लिया अपवर्तनांक होता क्या है, कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वो क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक के 2 प्रकार होते हैं। आपको इसको 5 नंबर या 11 नंबर के हिसाब से तैयार करके रखना है। अपवर्तनांक कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण, मान लीजिए एक कांच है, जब कोई प्रकाश किरण वायु से आती है, क्या होती है, वायु से आती है और किसी माध्यम में प्रवेश करती है। क्या करती है, किसी माध्यम में प्रवेश करती है। क्या होता है, किसी माध्यम में, किसी मीडियम में प्रवेश करती है। अगर वायु से आके किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या बोलेंगे, निर्वात के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। इसी जगह पे अगर हम देखें तो मान लीजिए ये जल भरा हुआ है, क्या हुआ है, जल भरा हुआ है और इसमें एक यहाँ पे कांच रखा हुआ है। अगर जल से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, मतलब दोनों मीडियम एक जैसे होंगे, वायु नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। यहाँ पे आप डेफिनेशन पढ़ लीजिए कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से चलकर किसी माध्यम में प्रवेश करती है तो निर्वात के सापेक्ष उस माध्यम का अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। कांच का अपवर्तनांक 1.5 और वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक देख लें तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। ठीक है, वायु वाला कौन सा होगा, निरपेक्ष होगा, और वायु वाला नहीं है जो, वो होगा सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पे दूसरी परिभाषा देखने को मिलती है कि दूसरी परिभाषा क्या बोलती है कि जो निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के रेशियो में होगी। मतलब एक मीडियम की प्रकाश की चाल है, मतलब लाइट की स्पीड है, और एक वायु में लाइट की स्पीड है, उन दोनों का रेशियो क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसके अलावा हम आगे देखें तो आगे देखने को मिल रहा होगा कि इसका फॉर्मूला C/V, निर्वात में प्रकाश की चाल डिवाइड बाई किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। जो निर्वात है, जो वायु है, वायु में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। क्या होती है, वायु में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसा यूनिट कोई भी नहीं होती है। ठीक है, अब आते हैं हम आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि अपवर्तनांक किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, किस किस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आपको याद रखना है कि माध्यम के जोड़े पर, माध्यम के जोड़े पर मतलब कैसे, कोई 2 माध्यम होना ही चाहिए। अपवर्तनांक के लिए क्या होना चाहिए, 2 माध्यम होने चाहिए। सिंगल माध्यम में अपवर्तनांक आप नहीं निकाल सकते, मतलब एक वायु हो जाए और एक कांच हो जाए, ये 2 माध्यमों का होना आवश्यक है। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी कि माध्यम की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था में कैसे कि अगर मान लीजिए किसी माध्यम का घनत्व मतलब डेंसिटी मैक्सिमम है, क्या है, डेंसिटी अधिक है, तो उसका अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा। क्या होगा, अपवर्तनांक भी ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर घनत्व ज़्यादा है, माध्यम का घनत्व ज़्यादा है तो अपवर्तनांक भी अधिक होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा प्रकाश के रंग पर। इसको हम किस चीज़ में पढ़ेंगे, जब हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे तो उसमें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा होता है, बैगनी रंग में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। उसी जगह अगर लाल रंग में देखें तो सबसे कम होता है। ठीक है,
आपको ये याद रखना है। माध्यम के ताप पर अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपका अपवर्तनांक कम होगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। ये आपको 3 नंबर के हिसाब से तैयार करके रखना है कि शायद ये पूछ सकता है, मेरे को लगता है। ठीक है, तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत क्या होता है। मान लीजिए कोई प्रकाश किरण आपको दिख रही होगी, ये प्रकाश किरण है, ये इस माध्यम से चल के आती है, तो ये 2-3 वहाँ से अपवर्तित होते हुए रिफ्रैक्टेड होते हुए ये प्रवेश करती है। क्या करती है, रिफ्रैक्टेड होते हुए यहाँ से प्रवेश करती है। क्या होता है कि इसको अगर हम उसी माध्यम में दोबारा पलट दें, मान लीजिए इसको हमने क्या कर दिया, इससे वापस कर दिया, क्या कर दिया, वापस कर दिया, तो ये क्या होती है कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अगर हम वापस कर दें तो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी को हम बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। अब आप देख लीजिए, इसको पढ़िए। यदि कोई प्रकाश किरण विभिन्न माध्यमों में अपवर्तित हो रही हो तो उसके मार्ग को उलट देने पर जिस मार्ग से प्रवेश करती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। आगे क्या दिया हुआ है, अपवर्तन के उदाहरण, मतलब रिफ्रैक्शन के उदाहरण डेली लाइफ में कैसे कैसे यूज होता है। पहली चीज़ तो आपको हम एग्जांपल बताएं। मान लीजिए हम तालाब गए, किसी तालाब में गए, तो तालाब में आपको देखने को मिल रहा होगा कि उसकी जो तल है, उसका जो प्लेन है, नीचे वाला एरिया है, वो आपको उठा हुआ दिखाई देता है कि बस इतना ही गहरा है, आपको ज़्यादा गहरा दिखाई नहीं देता। उसका रीज़न भी अपवर्तन होता है। उसके कारण कैसे होता है आपको बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये तली है, क्या है, ये तालाब की तली है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम बाहर खड़े हैं, यहाँ पे क्या भरा है, पानी भरा है, यहाँ पे पानी भरा है। अब देखिए यहाँ से हमारी नज़रें आई, यहाँ से हमने देखा तो जब कोई प्रकाश किरण यहाँ पे जब आके टकराई ना, तो ये प्रकाश किरण बाहर जाएगी। क्या होगी, ये बाहर जाएगी, ये पानी से बाहर जाएगी। क्या होगी, पानी से जैसी बाहर गई, मतलब सघन से विरल में, मतलब क्या होगी, दूर हट जाएगी। क्या होगी, दूर हट जाएगी। क्या होगी, दूर हट जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या बन गया, एक नॉर्मल। क्या बन गया, नॉर्मल। इसको जैसे ही हम पीछे हटाएंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बनेगा, इसका एक क्या बनेगा, जो इसकी इमेज बनेगी यहाँ बनेगी। इस कारण से ये हमें ऊपर दिखाई देता है। क्या देता है, ऊपर दिखाई देता है। अपवर्तन कारण यही रीज़न है कि ये हमें ऊपर दिखाई देता है। इसके अलावा हम दूसरे एग्जाम्पल इसके देखें तो एग्जाम्पल में हमें देखने को मिले कि हमें छड़ भी इसी तरह, जैसे हम ग्लास में, कोई भी ग्लास के पानी में हम छड़ डालें तो हमें टेढ़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो इसका भी कारण क्या है, अपवर्तन है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं। ठीक है, सूर्य क्षितिज के होने पर भी दिखाई देता है, मतलब जो बादल होते हैं उसके होने पर भी सूर्य क्यों दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, तो आपको इनको देखना है। तो जो तारे हैं, आप याद रखिए तारे क्यों हैं। तारे देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि हम ऊपर जैसे जैसे जाते हैं, डेंसिटी क्या होती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, डेंसिटी कम होती चली जाएगी। और टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा बार बार। जब टेम्परेचर चेंज होगा और डेंसिटी कम होती जाएगी तो क्या होगा कि जो वायु होगी, जो एयर होंगे, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, उनमें क्या होगा, उनमें गतिशीलता के कारण, उसमें स्पीड होने के कारण क्या होगा, जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, वो कम होती हुई नजर आएगी। जिसके कारण जो तारे से किरणें आएंगी, क्या आएंगी, किरणें आएंगी जब, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे बार बार वो अंदर आएंगी, कहीं बाहर जाएंगी, अंदर आएंगी, कहीं बाहर जाएंगी। ये सिस्टम होता रहेगा। मतलब सघन से विरल, विरल से सघन, सघन से विरल, जब वो कणों के कारण, इस कारण से वो हमारी आंखों तक जब पहुँचती हैं तो वो किरणें बहुत ज़्यादा हिलती हुई दिखाई देती हैं। इस कारण से क्या होता है, तारे टिमटिमाते हैं। दूसरी चीज़, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। ग्रह जो हैं वो तारों की अपेक्षा बहुत नीचे हैं। क्या है, ग्रह जो हैं वो तारों की अपेक्षा बहुत नीचे हैं, उनकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, जिस कारण जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच पाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, आंखों तक आसानी से पहुंच पाती हैं, जिस कारण से हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अपवर्तन भी खत्म हो गया। चलिए, तो आज हमने प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक टॉपिक आपको देखने को मिलता है, विवर्तन देखने को मिलता है, व्यतिकरण देखने को मिलता है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो फिर इसके अलावा ध्रुवीकरण आपको देखने को मिलता है। इन टॉपिक्स को आगे पढ़ेंगे और फिर हम दर्पण सूत्र में जाएंगे, दर्पण में जाएंगे, लेंस में जाएंगे, ये सब हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। इनका हम अध्ययन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद और धन्यवाद।